राह की साजिश ए हमीद, हकीकत पर मबनी पाकिस्तानी मुजाहिद के ग्रैंड ऑपरेशन। जैक ने सिरगट सुलगाते हुए कहा, मुझे मालूम है, मुझे समझाने की कोशिश ना करो। तुम नए रंगरूट लगते हो। क्या तुम पार्टी लीडर हो? हाँ, मुरली प्रसाद तुम्हारा नाम है। जी हाँ, जैक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे कालिदास ने तुम्हारा रिकॉर्ड भिजवा दिया था। तुम्हारे माता पिता ग्वाल मंडी की आग में जल कर स्वर्गवास हुए थे क्या? यस सर। ठीक है, तुम लाहौर जाओगे और ग्वाल मंडी के अंदर किसी बड़ी दुकान में इकट्ठे 2 बम लगा कर धमाका करोगे। तुम्हें इससे ज़रूर खुशी होगी। क्यों नहीं, मैं तो मुसलमानों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इससे अच्छी और कौन सी बात होगी कि जहाँ मेरे माता पिता को जलाया गया था वहीं मैं अपने दुश्मनों को भस्म करूँ। जैक इस दौरान मेरी तरफ मुसलसल घूर कर देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे चेहरे के पीछे छुपे हुए किसी राज को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने दिल में कहा, तुम क्या तुम्हारे वालिद साहब भी इस राज को मालूम नहीं कर सकते जो मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ है? आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक करके हमारे बाकी तकरीब का साथी भी आ गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना हिंदुओं वाला था, यानी दाल और छोटी छोटी रोटियां, बल्कि चपातियां और मोटे चावल और दही। मुझे दिल में गुल खान के साथ खाए हुए मुर्ग रोस्ट याद आ रहे थे। खाने के बाद चाय आ गई। मैंने पार्टी लीडर की हैसियत से जैक से पूछा, सर यहाँ से हमें किस वक्त निकलना होगा? जैक ने मुझे एक बार फिर घूर कर देखा। साफ लग रहा था कि किसी वजह से मैं उसे पसंद नहीं आया। कहने लगा, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगा। और अब तुम पार्टी लीडर नहीं हो, अब तुम्हारा लीडर मैं हूँ। आगे मेरा हुक्म चलेगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैंने कहा, यस सर, जैसे आपकी आज्ञा। पार्टी लीडर जैक, जो शक्ल सूरत से, बातों से और अपने जहरीले रवैये से भी बड़ा सख्त मोतसब हिंदू लगता था, हम सबको एक साथ मुखातब करके कहने लगा, तुम लोग आज रात और कल का दिन आराम करोगे। कल अंधेरा होते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। कल का सारा दिन मेरी इजाज़त के बगैर कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ दुश्मन के जासूस हमें देख सकते हैं। रात को हम एक ही कमरे में ज़मीन पर चादरें लेकर लेटेंगे। मैंने सोचा कि इस आदमी जैक से, जिसका असली हिंदुआना नाम मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका, उसके साथ जितनी ज़्यादा दोस्ती डाली जा सकती है डाल कर उससे ये पता करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू जासूस तकरीब कार बैठा हुआ है और जिसके साथ वहाँ जाकर हमने राब्ता पैदा करना है, उसका नाम क्या है? वो पाकिस्तान के किस शहर, किस खुफिया बेस में रह रहा है? जाहिर है कि वो मुसलमान बनकर ही पाकिस्तान में रह रहा होगा। ये इत्तलात मुझे जैक से ही मिल सकती थी। उसकी वजह यह थी कि मैं इस इंडियन तखरीबकार को भी इन तखरीबकारों के साथ ही हलाक करना चाहता था। अगर मैं इन चारों को हलाक करके इस हिंदू तखरीबकार की तलाश में पाकिस्तान में दाखिल हो गया तो मैं उससे वहाँ जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मगर फिर मेरे लिए वापस इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो था नहीं कि हुकूमत बॉर्डर क्रॉस कराने में मेरी मदद करती। मैं तो ये सारी कार्रवाइयाँ महज अपने बलबूते पर और अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए, मेरे दिल में इस्लाम, जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम का जो जज्बा था, सिर्फ उसकी वजह से कर रहा था। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में मकीम हिंदू तखरीबकार कम अज़ कम पता लग जाना चाहिए। फिर मैं किसी दूसरे तरीके से उसे वहीं गिरफ्तार करवाने या ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। मैंने जैक के साथ हद से ज़्यादा खुशामदाना रवैया अख्तियार कर लिया। खुद उसको चाय बनाकर दी। वो सिरगट सुलगाने लगा तो मैंने जल्दी से माचिस जलाकर
उसके सिरगट को सुलगा दिया। खुशामदाना बड़ा ख़तरनाक हथियार होता है, ये पत्थर में भी सुराख कर देता है। मेरे खुशामदाना रवैये ने बड़ी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। जैक की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। वो हमसे कोई बात कर रहा होता या हमें कुछ समझा रहा होता तो मेरी तरफ तवज्जो ज़्यादा देता। मैंने उस पर मज़ीद असर डालने के लिए मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दी। मैंने उसे बड़े कम अरसे में यकीन दिला दिया कि मैं एक कट्टर बरहन हिंदू हूँ और मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने फ़र्ज़ी माता पिता के जल मरने का बदला लेने की आग भड़क रही है। रात के पहले पहर जब हमारे दूसरे साथी सो गए तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। जैक कोने वाली छोटी मेज़ पर एक नक्शा रखे उसको झुक कर देख रहा था। मैंने सिरगट जलाया तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नींद नहीं आ रही मुरली प्रसाद। मैंने कहा, बापा जी, जब तक मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने स्वर्गवासी माता पिता के खून का बदला नहीं ले लूँगा मुझे नींद नहीं आ सकती। जैक ने नक्शा तय करके प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसका मौका मिलने वाला है। तुम्हें अपने पुराने मल्ले ग्वाल मंडी में किसी दुकान में ही बम लगाने होंगे। तुम्हारा घर ग्वाल मंडी में ही था ना? हाँ, ग्वाल मंडी की आग में ही हो जल मरे थे। जैक ने भी सिरगट सुलगा लिया और कुर्सी पर बैठे बैठे अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। तुमने पहले कभी बम लगाए हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा, ये काम मैंने पहले तो कभी नहीं किया, मगर चिंता ना करें, ये काम मैं बड़ी होशियारी से करूँगा। बस तुम्हें बम्बों वाला ब्रीफकेस ग्वाल मंडी की किसी दुकान में ले जाकर किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां आते जाते किसी की नज़र ना पड़े। मुझे लाहौर वाले हिंदू तखरीबकार के बारे में बात करने का मौका मिल गया। मैंने जैक से पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा क्या? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया के एक गांव में मिलेगा। इसको इतला मिल चुकी है। जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे वो वहां मौजूद होगा। मैंने ये मालूम करने के लिए कहा कि पाकिस्तान में इन लोगों ने और कौन कौन से हिंदू तखरीबकार कहाँ कहाँ तैनात कर रखे हैं। जैक से कहा, मैं नहीं कहूँगा बाबाजी, हमें पाकिस्तान के हर शहर हर कस्बे में अपने आदमी रखने चाहिए जो हर रोज बम का एक एक धमाका करें। जैक खामोश रहा। मैंने मौका मुनासिब जानकर वो सवाल कर दिया जो हकीकत में पूछना चाहता था। बापा जी, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे भगवान की कृपा से कितने आदमी काम कर रहे हैं? जैक मेरे जाल में आ गया। कहने लगा, इस वक्त तो यही नंदलाल एक ही आदमी लाहौर में है, मगर हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के हर शहर में अपने उग्रवादी जासूस रखने का है। मेरे खुशामदाना सलूक ने इस हिंदू तखरीबकार जैक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। उसने मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले तखरीबकार हिंदू का नाम भी बता दिया। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मुझे इस मौजू से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, जल्दी से बात मौजू ही बदल दिया और उससे कहा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी तो बहुत हो गई, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे ना? जैक ने जवाब में हल्की सी जमाई लेकर कहा, नंदलाल तुम लोगों को ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस कराएगा जहां कोई खतरा नहीं होगा। वो पहले भी हमारे आदमी बॉर्डर पार ले जाता रहा है। फिर ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। जैक कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। कमरे में खामोशी छा गई। ये जम्मू कश्मीर की खनक रात थी। मैं पहले भी इस शहर में आता जाता रहा। सर्दियों का मौसम निकल रहा था। जम्मू की रात हल्की खनक थी, इसलिए कमरे का पंखा नहीं चल रहा था।
थोड़ी देर में हमारे हिंदू तकरीब कार गाइड जैक के खराटों की आवाज आने लगी। मेरी पतलून के जेब में धमाका खेज महलोल की काली शीशी मौजूद थी। मैं इन सब की एक एक करके गर्दनें तोड़ कर इन्हें मौत की नींद सुला सकता था। मुझे इस हिंदू तकरीब कार नंदलाल को भी हलाक करना था, जिसको भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने लाहौर में तकरीब कारी के लिए लगा रखा था और नंदलाल ने हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की सरजमीन पर वाक़या एक सरहदी गांव में मिलना था। इस वक्त तक इन लोगों का जिंदा रहना ज़रूरी था, क्योंकि उनके साथ ही मैं नंदलाल से मुलाकात कर सकता था। चुनाचा मैं दिल में मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करने लगा कि इंडिया के सरहदी गांव में नंदलाल समेत इन सब को एक ही वक्त में किस तरह हलाक किया जा सकता है, और इसके बाद क्या मैं वापस इन लोगों के पास जा सकूंगा जिन्होंने मुझे हिंदू समझकर पाकिस्तान में तकरीब कारी के लिए भेजा था, जबकि मज़ीद तकरीब कारी के मंसूबों को खाक मिलाने के लिए मेरा उनके पास वापस जाना बहुत ज़रूरी था। यही कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरा दिन इसी तरह गुजरा कि हम 5 तकरीब कार होटल के कमरे में बैठे रहे और हमारा हिंदू लीडर जैक ये कहकर बाहर चला गया कि इसे कुछ ज़रूरी इंतजामात करने हैं। वो दोपहर के बाद आया, कहने लगा सूरज गरूब होने के बाद हम यहाँ से चलेंगे। हालात बिल्कुल ठीक हैं, कल से सरहदों पर कोई झड़प भी नहीं हुई। जैक को अब मुझ पर बड़ा एतमाद हो गया था। धमाका खेज मवाद के बारे में मेरे बाज़ मशवरों ने उसे काफ़ी मुतासर किया था। मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मुरली प्रसाद तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। उसने बाकी तकरीब कारों को मुखातब करते हुए कहा, सुन लो, अगर मैं पहाड़ों में इधर उधर हो गया तो मुरली प्रसाद तुम्हारा लीडर होगा। मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है सर। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि हमारी पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। हम दो दो एक एक करके होटल से निकले। जैक ने हमें जम्मू शहर से बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह दिया था। जैक ने मुझे अपने साथ ही रखा। हम बाजारों में पैदल चलते शहर के मुज़ाफ़ात में से होते हुए मैदान में आ गए, जहाँ कहीं कहीं ज्वार के खेत थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज गरूब हो रहा था। हम एक जोहड़ के पास आकर रुक गए। थोड़ी देर में हमारे दूसरे साथी भी एक एक करके आ गए। यहाँ से हम इकट्ठे मिलकर चल पड़े। जैक को सारे रास्ते का इल्म था। वो असल में एक तजर्बाकार पुराना स्मगलर हिंदू था जो बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करता था। रा की एजेंसी के कारिंदों ने इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसे भारी मुआवजे पर अपने साथ मिला लिया था। सूरज पहाड़ों के अंधेरा सा छा गया। हम खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। हम खामोश थे। जैक आगे आगे था, मैं उसके पीछे था और बाकी चारों तकरीब कार थोड़ा थोड़ा फासला डालकर हमारे पीछे चले आ रहे थे। हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं था। हमारे लिबास देहाती टाइप के नहीं थे, बल्कि हमने मैली कुचैली पुरानी पतलूनें पहनी हुई थी। ये लिबास हमें इसलिए पहनाया गया था कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा के सीधा लाहौर शहर में दाखिल होना था। जैक को मालूम था हमें किस किस इलाके से गुजरना है। हम नीम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड आ जाते, उसके बाद खुश्क झाड़ियों वाले बंजर मैदान शुरू हो जाते थे। पहाड़ियां भी ज्यादातर खुश्क थी और अभी दूर दूर थी। हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे। हम 2-2.5 घंटे चलते रहे। रात हो गई थी। चूंकि जैक सारे पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गए। मैं बिल्कुल नहीं थका। मुझे होशंगाबाद वाले मर्द मोहम्मद शाह कमाल ने 10-10, 12-12 मील पैदल दौड़ा दौड़ा कर घोड़ा बना दिया था। जग भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे, जिन्हें सिर्फ बमों की लारियों के अड्डों
कारोबारी मराकज़ और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने और वहां से निकल आने की ही तरबियत दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गए। जैक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से बुने हुए चने निकाल कर हमें दिए। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जैक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमिन हो गया। हमने एक एक सिगरेट पिया। जैक ने मगरब की जानब पहाड़ियों के स्याह खाकों की तरफ इशारा किया। इन पहाड़ियों की दूसरी जानब पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम कल शाम के वक्त वहां पहुंचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल वहीं हमें मिलेगा। सिगरेट खत्म करके हम फिर चल पड़े। आधी रात तक चलते रहे। अब हम पहाड़ियों के दरमियान आ गए थे। इन पहाड़ियों की ढलानों पर रात के अंधेरे में छोटे कद के दरख्तों के दबे नजर आ रहे थे। रात के 2 बजे तक हम इन पहाड़ियों में चलते रहे। उसके बाद एक दरिया आ गया। मैं उसे दरिया समझकर, मगर जैक ने कहा, ये दरिया नहीं है, पहाड़ी नाला है। 2 पहाड़ियों के दरमियान गहरी खाई में ये नाला शोर मचाता बह रहा था। हमने एक पुल पर से नाले को अबूर किया। नाले के दूसरे किनारे पर जाकर हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट बाद दोबारा सफर शुरू हो गया। उसी तरह हम इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान सुबह होने तक चलते रहे। जब सुबह की रोशनी नमदार हुई तो मंजर काफी बदल चुका था। पहाड़ी सिलसिला खत्म हो रहा था और मैदानी इलाका शुरू हो रहा।